Hello dear students. So this is the second video on the series of hyperconjugation और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं the comparison of heat of hydrogenation and the comparison of heat of combustion for alkenes. हम लोग alkenes के heat of hydrogenation और heat of combustion को compare कैसे किया जाता है ये सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with heat of hydrogenation। अच्छा, जैसा कि हम सब लोग अपनी पहले की पढ़ाई से जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी एक गिवन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकती है या एंडोथर्मिक हो सकती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे सपोज करो कि एक रिएक्शन हो रही है A goes to B एंड लेट्स से ये रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब इस रिएक्शन के होने में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। यानी कि A जब B में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और एक क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा H बोलते हैं। वैसे तो डेल्टा H का प्रॉपर नेम होता है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में उसे हीट ऑफ द रिएक्शन भी बोला जाता है। डेल्टा H सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि उस रिएक्शन में कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुई। तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, और हीट एब्जॉर्ब हुई तो डेल्टा H ऐसी रिएक्शंस का ग्रेटर देन 0 होता है। तो डेल्टा H स्टैंड्स फॉर, सिंपल नाम है द हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसका सिंपली मतलब इतना है कि अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो A जब B में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और यदि ऐसा है तो एनर्जी के डायग्राम पर B की एनर्जी ज्यादा होगी और A की एनर्जी कम होगी, क्योंकि A जब B में कन्वर्ट हुआ तो उसने हीट एब्जॉर्ब करी, एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो B का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा और A का एनर्जी कंटेंट कम होगा। और इन्हीं के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसको हम लोग डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। जैसे A से B ले जाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वही है डेल्टा H, दैट इज द हीट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से कोई एक रिएक्शन, फिर से मानो A goes to B। अब ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है बेटा वो एंडोथर्मिक थी तो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जिनमें हीट रिलीज होती है, heat is released, and if heat is released then the heat of the reaction is a negative quantity। मतलब heat रिलीज हुई है तो डेल्टा H heat of the reaction नेगेटिव है। इसका ये भी मतलब निकला कि जब A B में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज करके A B में जा रहा है। तो A अगर हीट रिलीज करके B में जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी के डायग्राम पर A ऊपर रहेगा और B नीचे रहेगा। B की एनर्जी कम होगी, A ने एनर्जी रिलीज करी और तब वो B में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होगी एक्सोथर्मिक में और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी एंडोथर्मिक में, ठीक है। एंड अगेन दिस क्वांटिटी विल बी टर्म्ड एज, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है A और B के बीच में, दैट विल बी टर्म्ड एज द डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पे मैंने आपको एक डेल्टा H का बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को थोड़ा और अच्छे से फील कर पाओ। वैसे डेल्टा H का और एग्जैक्ट मीनिंग और उसका एग्जैक्ट फील थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में हम लोग कवर करते हैं जब हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का ही एक सब टॉपिक होता है थर्मोकेमिस्ट्री, तो वहां पे इस डेल्टा H का एग्जैक्ट प्रिसाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन दिया जाता है। बट फॉर द टाइम बीइंग आप बस इतना समझ लीजिए कि डेल्टा H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन के होने पर कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा H पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और जो A है वो हीट एब्जॉर्ब करके B में गया तो B की एनर्जी A की तुलना में ज्यादा होगी। और अगर हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा H नेगेटिव है, और ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। A B में गया तो एनर्जी रिलीज करके B में गया तो B की एनर्जी कम होगी और A की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। ये बेसिक मीनिंग है हीट ऑफ द रिएक्शन का, जिसको प्रॉपर नेम है जिसका
द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दिस इज द प्रॉपर नेम। लेकिन एंथैल्पी का मतलब ऑर्गेनिक में नहीं समझाया जाएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक में है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पे। तो यहाँ पे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन में क्या हीट इन्वॉल्व है, वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से संबंधित है ये टॉपिक। ठीक है, तो अब आप जैसे सपोज करो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन क्या होती है ये हम लोग भली भांति जानते हैं, एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई एक एल्कीन है और एल्कीन को मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल कैटलिस्ट, मान लो निकल या पैलेडियम या प्लैटिनम, कोई भी इनमें से मेटल कैटलिस्ट आप ले सकते हो। क्या रोल है इनका आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, यहां पर आकर H और H के एटम्स अटैच हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ये हाइड्रोजनेशन हो गया एल्कीन का, मल्टीपल बॉन्ड का। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में जो हीट इन्वॉल्व्ड होगी, इन्वॉल्व्ड वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं मालूम नहीं है कि एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो भी हीट का आदान प्रदान जो भी हो रहा होगा, उस हीट के एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं द डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी होता है। इस बात का मतलब क्या निकला कि हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। क्यों? आओ थोड़ा सा समझते हैं कि इस रिएक्शन में बेसिकली फंडामेंटली बॉन्ड्स के स्तर पर क्या काम हो रहा है, तो उससे हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक क्यों है। तो देखो हाइड्रोजनेशन में क्या हो रहा है कि एक ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूट जा रहा है, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, और हाइड्रोजन के बीच में जो एक सिग्मा बॉन्ड था, भाई हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट गया ना और ये पाई वाला बॉन्ड टूट गया, तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो डिसोसिएट होने वाले कौन से बॉन्ड्स हैं? डिसोसिएट होने वाले बॉन्ड्स हैं 1 पाई प्लस 1 सिग्मा। ये बॉन्ड तोड़ा तुमने, इसमें तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड का डिसोसिएशन में एनर्जी लगती है। ठीक है, और फॉर्म होने वाले, एसोसिएट होने वाले या फॉर्म होने वाले कौन से बॉन्ड्स हैं? जरा प्रोडक्ट को देखो तो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है भाई? प्रोडक्ट में ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और ये एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, या ऐसे भी सोच सकते हो 2 सिग्मा। तो ये फॉर्म हो रहे हैं, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो क्या होगा कि हम लोग जानते हैं हमेशा बचपन से कि पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड होता है, वो साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ठीक है, तो अगर पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है तो उसे तोड़ने में एनर्जी लगेगी थोड़ी सी, और उसकी जगह बन क्या रहा है? 2 सिग्मा, 1 सिग्मा बन रहा है। मतलब 1 सिग्मा सिग्मा तो चलो ठीक है, बट 1 सिग्मा यहां बन रहा है, मतलब यहाँ पे 1 पाई 1 सिग्मा टूट रहा है और 2 सिग्मा बन रहे हैं। तो बनने वाले बॉन्ड ज्यादा मजबूत हैं, और अगर बनने वाले बॉन्ड ज्यादा मजबूत हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और इस वजह से नेट एनर्जी रिलीज होगी, और इस वजह से हाइड्रोजनेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब। लेकिन यहां पर हम लोगों को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन सीखना है। तो ये काम कैसे किया जाता है? सपोज करो कि मेरे पास 2 एल्कीन्स हैं, लेट्स से ये है ब्यूट 1इन और दूसरी एक और एल्कीन है ब्यूट 2इन। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। मान लीजिए मैंने इसका हाइड्रोजनेशन करवाया और इसका भी हाइड्रोजनेशन करवाया। कोई मेटल कैटलिस्ट जो लेना है वो ले लिया, मान लो निकल ले लिया और इधर भी निकल ले लिया। ठीक है, अच्छा इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? इससे प्रोडक्ट मुझे मिलेगा ब्यूटेन। इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? इससे भी प्रोडक्ट मिलेगा ब्यूटेन।
ठीक है, तो प्रोडक्ट तो दोनों से सेम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों रिएक्शंस की, लेट अस कॉल दिस रिएक्शन नंबर ए एंड लेट अस कॉल दिस रिएक्शन नंबर बी, तो प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम है, लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या इन दोनों रिएक्शंस का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम होगा? द आंसर इज नो, इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेम नहीं होगा। तो हमको यही सीखना है कि कैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर किया जाता है, किसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मॉड वैल्यू ज्यादा होगी। हमेशा हम लोग मॉड वैल्यू कंपेयर करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिर्फ इतना बताता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। पॉजिटिव है तो एब्जॉर्ब हो रही है, नेगेटिव है तो रिलीज हो रही है। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मॉड वैल्यू कंपेयर करनी है, ठीक है। तो लेट्स से इस रिएक्शन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डेल्टा HA और इस रिएक्शन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है डेल्टा HB, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस के लिए एनर्जी वाला डायग्राम प्लॉट करें, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम है बेटा। तो प्रोडक्ट अगर दोनों केस में सेम है तो प्रोडक्ट की एनर्जी तो सेम रहेगी, ठीक है। इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं P, राइट। तो प्रोडक्ट तो दोनों जगह पे सेम एनर्जी लेवल पे आएगा, सेम ही प्रोडक्ट है ना भाई, ये भी ब्यूटेन बना रहा है, ये भी ब्यूटेन बना रहा है, तो प्रोडक्ट की तो एनर्जी दोनों केस में सेम रहेगी। लेकिन जो रिएक्टेंट है वो अलग अलग है। यहां पर रिएक्टेंट है ब्यूट1ईन जिसके पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन। गौर से देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मैंने पढ़ा दिया है। और यहां पर प्रोडक्ट है, यहां पर रिएक्टेंट है ब्यूट2ईन जिसके पास है 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जो स्टेबिलिटी में कम है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखो, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट से नीचे लाई करेगा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। तो अब क्या है कि एक्सोथर्मिक ये वाली रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक ये वाली रिएक्शन भी है, तो प्रोडक्ट तो सबसे नीचे रहेगा, ठीक है। लेकिन जो दो रिएक्टेंट्स हैं उन दोनों रिएक्टेंट्स में रिलेटिवली अगर कंपेयर करें, ये दोनों ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से तो ज्यादा एनर्जी के हैं क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। लेकिन इन दोनों रिएक्टेंट्स में से रिलेटिवली जो ए वाला रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो वो एनर्जी के डायग्राम में रहेगा ऊपर और बी वाला रहेगा नीचे। और अब मैं क्या कहने जा रहा हूं ये बात तुम्हें खट से समझ में आ जाएगी, जो मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूं। ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा HB, यानी कि द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर रिएक्शन बी। और ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा HA। मॉड लगा देते हैं, हम लोग खाली मॉड वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा HA, यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर रिएक्शन ए। क्या नजर आ रहा है हम लोगों को देखकर? हमको देखकर ये बात सीधी सीधी नजर आ रही है कि मॉड ऑफ डेल्टा HA will obviously be greater than mod of delta HB। डेल्टा HA का मॉड डेल्टा HB के मॉड से ज्यादा है, मतलब ऊपर वाली रिएक्शन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मॉड वैल्यू, हमेशा मॉड वैल्यू ही हमको लेना है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा रहेगा तो तुमको मॉड लेना है। मैं थोड़ा सा मैथ्स का जानता हूं इसलिए मॉड लगा देता हूं, बट ऑर्गेनिक वाले ये सब माइनस माइनस वाले नहीं मानते हैं लोग, है ना, खाली डेल्टा एच बोल के आगे बढ़ जाते हैं उसे, तो उससे परेशान नहीं होना तुम, है ना, साइन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कंक्लूजन क्या आया कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा एज कंपेयर टू जो अनस्टेबल है उससे। तो जो अनस्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। यही लॉजिक हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन करते समय यूज करना है, ठीक है।
और स्टेबिलिटी कैसे निकालना है इसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा हो चुकी है इससे पहले वाले वीडियो में। लेकिन ये बात आप गौर करें, इस बात का ध्यान रखें कि इस लॉजिक को यूज करते समय आप ये जरूर चेक कर लें कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या चेक करें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जिनका हाइड्रोजनेशन हो रहा है वो सेम होना चाहिए। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब मान लो कभी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक मॉलिक्यूल में 10 पाई बॉन्ड है, तो यार 10 पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को, ज्यादा एनर्जी वहां पर रिलीज हो जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है ये तब है जब पाई बॉन्ड सेम हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही अलग अलग हो गया तो जहां पे ज्यादा पाई बॉन्ड है मतलब वहां पर ज्यादा बार हीट रिलीज हो रही है ना, मतलब मोर अमाउंट ऑफ रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर 3 पाई बॉन्ड होंगे तो तीनों पाई बॉन्ड पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा सब जगह पर, तो तीनों पाई बॉन्ड पर अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि डेल्टा एच शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HYD मतलब हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो पहला फैक्टर तो आप ये देखना, जब इससे बात नहीं बनेगी तब स्टेबिलिटी के बारे में बात होगी, है ना। सो दिस इज द मोर डोमिनेंट फैक्टर, ये पहला फैक्टर है, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे डिपेंड करना। तो आइए हम लोग बहुत जल्दी से कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारी और प्रैक्टिस हो सके। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को एक एल्कीन दिया हुआ है ये, और दूसरा एल्कीन हमें दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों एल्कीन्स का मुझे कंपेयर करना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है और आई नो दैट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी निकालना मुझे आता है तो कुछ नहीं बचा। इसमें देखिए ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है लेकिन इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुझे एक एल्कीन दिया हुआ है ये, ठीक है, और दूसरा एल्कीन मुझे दिया हुआ है ये 2 एल्कीन मुझे दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसमें गौर से देखिए 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें गौर से देखिए 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करते हैं इसको, लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमको एक एल्कीन दी हुई है दिस वन, और दूसरी एल्कीन हमको दी हुई है दिस, ये 2 एल्कीन दिए हुए हैं, एंड वी आर सपोज टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब गौर से देखो बेटा, ये वाला जो एल्कीन है बाएं तरफ वाला, उसमें 2 पाई बॉन्ड है, और राइट वाले एल्कीन में क्या हो रहा है, एक ही पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं ना, यहाँ पे 2 जगह पे रिएक्शन होगी, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे, तो 2 जगह रिएक्शन हो रही है। तो स्टेबिलिटी तो बात का फैक्टर है ना, स्टेबिलिटी से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता भाई। स्टेबिलिटी से जो चेंज आ रहा है वो रिलेटिवली कम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होना एक ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ज्यादा बार रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद करके बोलना है सीधे सीधे कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमारे पास एल्कीन दिया हुआ है, एक एल्कीन ये दिया है, और दूसरा एल्कीन 6 मेंबर्ड रिंग है, दूसरा एल्कीन हम लोगों को ये दिया हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि खूब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। इसको मेरा एक बार थोड़ा मिटाने का मन कर रहा है, अच्छा नहीं बना ये, ठीक है। तो दूसरी एल्कीन फिर से बनाते हैं। दूसरी एल्कीन हमारे पास है ये, राइट, और इसमें पाई बॉन्ड्स की लोकेशन कुछ इस प्रकार से। चलो भाई, तो 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है, 2 पाई बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर हो रहा है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, और यहाँ पर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड,
है ना, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज्यादा है। ठीक है, कुछ और इलस्ट्रेशंस लेते हैं, लेट्स प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 में हमको एक एल्कीन दिया हुआ है, बेंजीन ही दे दिया एक एल्कीन, ठीक है, और दूसरा एल्कीन हमें दिया हुआ है दिस वन। तो दोनों में 3-3 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम है एक एरोमेटिक सिस्टम, ये सिस्टम है एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम। तो स्टेबिलिटी अगर बात करो तो इसकी ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन ध्यान से देखिएगा, एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन बेंजीन जैसा होता है, बेंजेनॉइड एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन। और दूसरा मॉलिक्यूल मुझे दिया हुआ है फिनैंथ्रीन। ठीक है, फिनैंथ्रीन। तो फिनैंथ्रीन में भी 3-6 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं, लेकिन उनका लोकेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो फिनैंथ्रीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनैंथ्रीन। ठीक है, एंड वी आर सपोज टू कंपेयर फिनैंथ्रीन, वी आर सपोज टू कंपेयर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अब कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जोड़ लीजिए, दोनों ही एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है। तो अब स्टेबिलिटी से देखेंगे। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन तो यहाँ हो नहीं रहा है, कोई भी sp3 कार्बन है नहीं। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक रूल होता है फ्राइज रूल, जिसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है कि जितने ज्यादा बेंजोनॉइड रिंग्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो फिनैंथ्रीन का स्ट्रक्चर गौर से देखिए, ये वाली रिंग बेंजोनॉइड आपको लग रही है, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को इधर की तरफ गिन लीजिए तो ये वाली रिंग भी बेंजोनॉइड है, और इस पाई बॉन्ड को इधर सोच लीजिए, ये पाई बॉन्ड दोनों तरफ सोचा जा सकता है, तो ये वाली रिंग भी बेंजोनॉइड है। तो फिनैंथ्रीन में देयर आर 3 बेंजीनॉइड रिंग्स, 3 बेंजीनॉइड रिंग्स। एंथ्रासीन में देखिए ये पाई बॉन्ड देखिए, तो ये वाली रिंग बेंजेनॉइड आपको लग रही है, बेंजीन जैसी, बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन जैसी। इस पाई बॉन्ड को इधर सोच लीजिए तो ये वाली रिंग भी बेंजेनॉइड लग रही है, लेकिन राइट वाली रिंग बेंजेनॉइड नहीं है। इसका मतलब एंथ्रासीन में आई हैव 2 बेंजीनॉइड रिंग्स, और जितने ज्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा श्री फ्राइज जी ने बोला था। ठीक है, तो फिनैंथ्रीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात है तो एंथ्रासीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, विच इज बेसिकली एक छोटा सा एक एक्सेप्शनल केस है, जिसके बारे में अगर आंसर पहले से पता होगा तभी हम लोग कर पाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो क्वेश्चन ये है कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सीन, दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, और तीसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है बेंजीन। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू कंपेयर, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी, एंड इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, और मुझे कंपेयर करना है इन तीनों में द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो क्या है, मैंने तुम्हें बताया कि भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो उसके हिसाब से सोचो तो सी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी तो उसके बाद आता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये अब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन है कि पहले से पता होगा तभी आप कर पाओगे, है ना। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। यहां पर क्या होता है, इसका आंसर हमको याद ही रखना होगा कि अब देखो ठीक है, बेंजीन में जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला फैक्टर है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला फैक्टर है, वो बोल रहा है कि बेंजीन को सबसे आगे होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के हिसाब से बेंजीन सबसे आगे होना चाहिए।
लेकिन जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो तो बोल रहा है कि बेंजीन सबसे पीछे होना चाहिए। स्टेबिलिटी के हिसाब से देखो तो बेंजीन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर की वजह से स्टेबिलिटी आ जा रही है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर क्या है? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर है एरोमेटिक है। एरोमेटिक होने के साथ साथ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। तो बेंजीन में जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है वो भी बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा है, और स्टेबिलिटी के हिसाब से खाली सोचो तो बेंजीन लास्ट होना चाहिए था क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अब यहां पर क्या है कि ओवरऑल ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल जो है वो ये आता है कि बेंजीन सबसे ज्यादा ना हो करके दूसरे नंबर पे रहता है, मतलब इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद बेंजीन की है, और फिर इसके बाद ए की। अगर हम खाली नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के हिसाब से सोचते, जो कि मोस्टली एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो बेंजीन की पोजीशन यहां होनी चाहिए थी, और स्टेबिलिटी के हिसाब से सोचते तो बेंजीन एकदम लास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, मैंने बताया कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, तो इसलिए बेंजीन यहां पे आना चाहिए था, लेकिन यहां पे स्टेबिलिटी वाले ने भी बहुत भयंकर कमाल कर दिया है। एरोमेटिक भी है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, तो उसका प्रभाव ज्यादा होने से वो थोड़ा सा हावी होकर के बेंजीन को सेकेंड नंबर पे लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, एक्सेप्शनल केस है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और ये हमें पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ इसी जगह पर है, बाकी सब जगह पर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे सोचोगे? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड देन स्टेबिलिटी। जनरल जो चीज है वो मैं पढ़ा चुका हूं, ये एक एक्सेप्शनल चीज है जिसको बस थोड़ा सा आपको रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन खत्म होता है, और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द हीट ऑफ कंबशन। ओके, सो आइए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द हीट ऑफ कंबशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझने के बाद हीट ऑफ कंबशन समझना बहुत ही आसान है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन की टेंडेंसी होती है, मतलब उन्हें हम ऑक्सीजन के साथ जला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि कोई जनरल हाइड्रोकार्बन है, लेट अस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला CXHY, और इसको हम लोग O2 के साथ कंबस्ट करवाएं, तो इससे हम लोग को मालूम है कि भाई कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन पर क्या प्रोड्यूस करता है? CO2 प्रोड्यूस करता है और H2O प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन, और अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा X, यहाँ पर आ जाएगा Y/2। ये काम हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में किया भी हुआ है। और यहाँ पर आ जाएगा O2 के आगे का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पे, O2 का कोफिशिएंट हो जाएगा X + Y/4। ठीक है, तो X + Y/4 ये O2 का कोफिशिएंट है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं द रिएक्शन ऑफ कंबशन। हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन होती है, CO2 और H2O बनता है। नाउ इस रिएक्शन में जो भी हीट का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे द डेल्टा H ऑफ कंबशन, और जो कंबशन रिएक्शन है बेटा वो भी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट यहाँ पर क्या होती है? रिलीज होती है, और हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H कंबशन जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर हम लोग को डेल्टा H कंबशन को कंपेयर करना सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लेता हूँ C4H8। ठीक है, और C4H8 का मैं O2 के साथ कंबशन कराता हूँ, तो इससे मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे? CO2 मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। राइट, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, यहाँ पे 4 लगा सकते हैं, और 4 2 8 और 4 12, यहाँ पे 6 लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ कंबशन, और कंबशन में हमेशा हीट रिलीज होगी, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H विल बी नेगेटिव। अब जो C4H8 है, इसके मेरे पास 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक मेरे पास हो सकता है ब्यूट1ईन, और दूसरा मेरे पास हो सकता है ब्यूट2ईन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान से देखो तो C4H8 आएगा, और इसका फॉर्मूला भी देखो तो C4H8 आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का अगर हम लोग अलग अलग कंबशन कराते हैं, फिर से इसको एक बार के लिए A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम लोग अलग अलग कंबशन करवाते हैं तो किसका हीट ऑफ कंबशन का मॉड वैल्यू कंपेयर करना है हमें अगेन फिर से, तो किसके हीट ऑफ कंबशन का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैसे सोचा जाए ये?
तो देखो इसको सोचने के लिए अब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी तो कम होगी। फिर से एनर्जी वाला डायग्राम बना लेते हैं। तो इधर सपोज करो हम लोगों ने एनर्जी ले लिया और एनर्जी डायग्राम बनाएंगे। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी, तो प्रोडक्ट्स नीचे आएंगे। और रिएक्टेंट्स जो हैं, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, वो प्रोडक्ट के तो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन वो दोनों सेम जगह पे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम बनेगा, लेकिन रिएक्टेंट अगर C4H8A है तो रिएक्टेंट कुछ और है, C4H8 अगर B है तो रिएक्टेंट कुछ और है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी अलग अलग होगी। अब अगेन C4H8 ये वाला जो B वाला है, दैट इज ब्यूट-2-ईन, B की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसके पास अल्फा H ज्यादा है, वो सब आप जोड़ सकते हो अब, है ना, सीख गए हो। तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो B एनर्जी लेवल डायग्राम में नीचे रहेगा, और A की अगर स्टेबिलिटी कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो A विल बी ऊपर, ठीक है, A ऊपर आएगा। अब ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है B और प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है, B और प्रोडक्ट के बीच में ये वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है, इसे हम लोग बोलेंगे डेल्टा H कंबशन फॉर B, एंड जो ये वाला एनर्जी का डिफरेंस है उसे हम लोग बोलेंगे द डेल्टा H कंबशन फॉर A, ठीक है। और क्लियरली वी कैन सी दैट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, साफ साफ ये बात समझ में आ रही है क्या, कि मॉड ऑफ डेल्टा HA विल बी ग्रेटर देन द मॉड ऑफ डेल्टा HB। सेम लॉजिक यहां पर भी लग रहा है, दैट इज द मॉड ऑफ डेल्टा H कंबशन, द मॉड ऑफ डेल्टा H कंबशन को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी provided the number of carbon atoms are same। देखो हाइड्रोजनेशन जब हो रहा था तो उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे, हाइड्रोजनेशन सिर्फ पाई बॉन्ड की रिएक्शन थी, इसलिए वहां पर मैंने कंडीशन लगाई थी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सेम होने चाहिए, तब इस तरह से तुम डेल्टा H को कंपेयर करोगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन जो कंबशन की रिएक्शन है वो सिर्फ पाई बॉन्ड की रिएक्शन नहीं है, उसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ये सारे के सारे कार्बन कंबस्ट होके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं, ठीक है। तो हीट ऑफ कंबशन को जब कंपेयर करना है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम लोग चेक करेंगे, मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होने चाहिए। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है तब आप ये वाला लॉजिक लगाओ, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही अलग अलग है तो ऑब्वियसली भाई जिसमें ज्यादा कार्बन का एटम है वहां ज्यादा रिएक्शन हो रही है, वहां ज्यादा मोल ऑफ CO2 बनेगा और वहां पे ज्यादा हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना कि डेल्टा H कंबशन का मॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जब ये फैक्टर सेम होगा तब हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ये हमेशा फॉलो होगा। अगर ज्यादा कार्बन है तो ज्यादा CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेस्ड अपॉन द हीट ऑफ कंबशन। सो एग्जांपल नंबर 1 में हमको एक एल्कीन दी हुई है लाइक दिस, एक एल्कीन ये दी हुई है और दूसरी एल्कीन हमको ये दी हुई है, ठीक है। सो दीज आर द टू एल्कीन्स जो हमें दिए हुए हैं और हमें कंपेयर करना है इनका हीट ऑफ कंबशन। तो कैसे सोचेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ध्यान से देखिए, दोनों में सेम है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों जगह पे सेम है। अब ऑब्वियसली ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अगर गौर से देखा जाए तो अल्फा कार्बन तो 3 है और अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 9, तीनों के पास 3 हाइड्रोजन हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये C डबल बॉन्ड C है, तो एक अल्फा कार्बन ये है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, दूसरा अल्फा कार्बन ये है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई 5। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन सेकेंड वाले की ज्यादा होगी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको दिया हुआ है 2 एल्कीन्स अगेन दिए हुए हैं, एक एल्कीन हमको ये दिया है और दूसरा एल्कीन हमको ये दिया है, ठीक है। अब हमको इनका हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है, तो यहाँ पर तो स्टेबिलिटी की बात ही नहीं रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है। इसमें आप ध्यान से देखिए तो रिंग के अलावा 2 कार्बन इधर और हैं और इसमें 6 ही कार्बन है, इसमें 8 कार्बन दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये वाली एल्कीन है तो इस वाली एल्कीन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही ज्यादा हो गए, ठीक है। तो अगर ज्यादा हो गए तो यहाँ स्टेबिलिटी जैसी चेक करने की कोई बात ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है कि अब देखिए जैसे एल्कीन्स का कंबशन हो सकता है वैसे एल्केन्स का भी कंबशन हो सकता है। भाई कंबशन तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का हो सकता है। तो मान लीजिए हमको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, फिर दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन, फिर दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन और फिर दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एल्केन्स का भी कंबशन हो सकता है। इसमें कंबशन होने के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत तो है नहीं, हाइड्रोजनेशन के लिए पाई बॉन्ड की जरूरत है, लेकिन कंबशन तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का हो सकता है, ठीक है। तो इन चारों का हमको कंपेयर करना है द हीट ऑफ कंबशन, ऑब्वियसली मॉड वैल्यू है ना, ऑर्गेनिक में हमेशा मॉड वैल्यू की बात होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 5 कार्बन है और इसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी जैसी बात ही नहीं है। जितना ज्यादा कार्बन के एटम होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा, तो दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, लेट्स टेक इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है कि हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं साइक्लोप्रोपेन जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, फिर अगला मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोब्यूटेन जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, फिर अगला मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन जिसमें 1 मिथाइल ग्रुप लगा है और अगला मॉलिक्यूल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो अब इन चारों में हमको हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करें यहाँ हीट ऑफ कंबशन? अब देखिए इस बार क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया है। इसमें भी टोटल 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अब क्या है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जो अलग अलग रिंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो रिंग्स हैं उनमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड से रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, 3 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल होता है 4 मेंबर्ड। इसको याद रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन एंगल स्ट्रेन से आता है जो आगे चल के आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे भी, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जनरल रिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको याद रखना है। 3 से ज्यादा स्टेबल है 4, 4 से ज्यादा स्टेबल है 5 और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 6। इनफैक्ट जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 7 से भी ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। मैं 7 मेंबर यहां बना नहीं रहा हूं, लिख देता हूं, खाली जगह नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है। जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 7 मेंबर से भी ज्यादा स्टेबल है, 6 मैक्सिमम स्टेबिलिटी की होती है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिंग स्टेबिलिटी जो आपको ध्यान रखना है। अब रिंग स्टेबिलिटी अगर इसकी सबसे कम है तो हीट ऑफ कंबशन इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर 1 पे आएगा ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और लास्ट में आएगा, ठीक है। तो एल्केन्स का भी कंबशन हो सकता है, कंबशन किसी का चीज का भी हो सकता है, हाइड्रोकार्बन होना चाहिए बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया हमारा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में हमको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनमें हमें कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबशन। तो पहला एल्कीन हमें ये दिया है, दूसरा एल्कीन हमको ये दिया है और तीसरा एल्कीन, एक एल्कीन हमें और दिया हुआ है और तीसरा एल्कीन हमें ये दिया है, ठीक है। तो these are the 3 एल्कीन्स which are given और इनमें कंपेयर करना है हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो इन सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, सब एक दूसरे के आइसोमर हैं, बस पाई बॉन्ड की लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। आइसोमर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सबका, ठीक है। तो अभी आइसोमर्स पहचानना आप और सीख जाओगे जब आइसोमेरिज्म पढ़ा दूंगा मैं। तो पाई बॉन्ड की लोकेशन इसमें अलग अलग है, राइट, द लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इज डिफरेंट।
तो अब अगर देखिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। अब इसमें अगर देखिए तो एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है, एक अल्फा कार्बन ये है। यहाँ पर है 2 2 4 और यहाँ पे 3 3 6 6 4 10, तो इसके पास है 10 अल्फा हाइड्रोजन। इधर देखिए एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, 2 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। और इधर देखिए ये पाई बॉन्ड है, तो एक अल्फा कार्बन ये है और एक अल्फा कार्बन ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है, तो इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबल सबसे ज्यादा ये है, ठीक है, लेकिन हीट ऑफ कंबशन सबसे रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। चलते चलते टॉपिक को खत्म करते करते एक लास्ट क्वेश्चन और आपको करवाया जाता हूं, आखिरी क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन पे। एल्कीन एक दिया हुआ है ये, दूसरा एल्कीन दिया हुआ है, दूसरा एल्कीन दिया हुआ है ये, तीसरा एल्कीन दिया हुआ है ये, और चौथा एल्कीन दिया हुआ है ये, ठीक है। इन चारों एल्कीन्स के हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करने हैं। तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। सो दिस मॉलिक्यूल हैज 6 कार्बन्स, दिस मॉलिक्यूल हैज 5 कार्बन्स, यू कैन काउंट, दिस हैज 4 कार्बन्स एंड दिस हैज 3 कार्बन्स। तो जितने ज्यादा कार्बन के एटम उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स 2 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने पढ़ा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे कंपेयर करना है और हमने पढ़ा हीट ऑफ कंबशन कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे एंड देन वी विल स्टडी ऑल द इफेक्ट्स कंबाइंड टुगेदर। हम तीनों इफेक्ट्स इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन को कंबाइन करके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जहां पे तीनों इफेक्ट्स एक साथ कवर होंगे। सो एक और वीडियो बचता है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। Till then, keep watching the videos, stay home, stay safe, and have a nice time.